हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सरेंडर एप्लीकेशंस की बात करेंगे। सरेंडर एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन कब फाइल की जाती है, सरेंडर कब करना चाहिए, सरेंडर कब नहीं करना चाहिए। इस कंसेप्ट को हम समझेंगे कि पूरा सरेंडर का कंसेप्ट होता क्या है। तो देखो, तीन तरीके से कोर्ट में व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जा सकता है। एक तो जब पुलिस उसके खिलाफ कोई एनसीआर करती है या एफआईआर करती है या कोई कोर्ट उसको वारंट इशू करती है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति कोर्ट में जा कर के सरेंडर एप्लीकेशन लगा सकता है। सरेंडर एप्लीकेशन लगा करके वह गिरफ्तारी से बच सकता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार ना करे। यानी कि सरेंडर एप्लीकेशन लगा करके वो न्यायिक अभिरक्षा में जाना ज़्यादा पसंद करता है एज कंपेयर टू पुलिस कस्टडी। इसका रीज़न भी है क्योंकि पुलिस अगर किसी मामले में किसी आरोपी को अगर गिरफ्तार कर लेती है तो कोई ना कोई रिकवरी दिखा सकती है। जैसा कि आपने वांटेड मूवी अगर देखी होगी, अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो वांटेड मूवी में जब वो सलमान खान जो होता है वो खेल रहा होता है बास्केटबॉल कोर्ट में, तो पुलिस जो बना होता है वहाँ पे, वो पुलिस जो है पहुँचता है पुलिस ऑफिसर, और वो कहता है कि तुम्हारे पास ड्रग्स है, और वो बड़ी ही चालाकी से उसकी जेब में ड्रग्स डाल देता है। तो यहाँ पे देखो, ये है कि इस मूवी को बताने का केवल एक ही पर्पज़ है कि अगर कोई पुलिस किसी मामले में किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो उसमें बहुत बड़ा चांस होता है कि वो कोई रिकवरी जो है दिखा सकती है उस आरोपी के पास से कि ये रिकवरी है। तो इससे मुकदमे की सुनवाई के दौरान वो रिकवरी को साबित करने की पूरी कोशिश करती है पुलिस कि नहीं, ये रिकवरी जो है ये व्यक्ति अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, और इससे यह रिकवरी मिली है। वहीं दूसरा केस हो सकता है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करती है और वो युवक भागने की कोशिश करता है तो पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती है या गोली मार सकती है, तो गोली कहीं भी उसके लग सकती है और मौके पे वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपनी अरेस्ट को एक तरह से डिनाई कर रहा है, अरेस्ट को, अपने जो अरेस्ट है उस अरेस्ट को अब विरोध कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में पुलिस उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करती है, पकड़ने के प्रयास में उसको कहीं भी उसका एनकाउंटर भी कर सकती है। अब अगर आरोपी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, तो अदालत का रुख जो होता है, अदालत किसी आरोपी को तब तक आरोपी नहीं मानती है जब तक उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो जाता है। तो अदालत का रुख जो होता है उस व्यक्ति के खिलाफ जब तक उसका आरोप साबित नहीं हुआ है नरम रहता है एज कंपेयर टू पुलिस कार्यवाही के दौरान। हालांकि पुलिस इसमें भी होशियारी करती है, वो कहती है कि इस व्यक्ति की मुझे रिमांड दी जाए, लेकिन फिर भी अगर आपने कोर्ट के प्रोसीजर से सरेंडर किया है, कोर्ट में सरेंडर करने वाला व्यक्ति यह कह सकता है कि जज साहब, पुलिस जो है वो फर्जी तरीके से बरामदगी दिखा सकती है उसकी। अगर उस पुलिस ने उसको रिमांड पे लिया तो वो फर्जी तरीके से बरामदगी दिखा सकती है, और रिमांड की अवधि के दौरान वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि वह अपना वकील अपने साथ रखे, वो अपने वकील को अपने साथ रखने की मांग कर सकता है कोर्ट में। यदि अदालत को उसकी बात सही लगती है और अदालत को उसका अंदेशा सही लगता है तो अदालत उसको ऐसी अनुमति दे भी सकती है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा अभियुक्त को कि पुलिस उसके खिलाफ फर्जी जो है बरामदगी नहीं दिखा पाएगी, और अगर दिखा भी देती है तो एक्यूज कोर्ट में कहेगा कि उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। देखो, ये एक सिनेरियो हुआ। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पुलिस ने कोई इनाम घोषित कर रखा है, और पुलिस क्या करेगी, इनाम घोषित करने के साथ साथ कि कुछ जैसा कि उनका प्रोसीजर होता है एफआईआर में या आईपीसी में प्रोसीजर होता है कि इनाम घोषित करेगी, फिर उसकी संपत्ति को कुर्क करने की पूरी कोशिश करेगी। तो उस दौरान भी वो व्यक्ति कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। ठीक है, अब देखो केस बता देते हैं कब जगह की क्या होता है किसमें। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सरेंडर कब कर सकता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एनसीआर है, या फिर उसके खिलाफ कोई एफआईआर है, या फिर
कोर्ट ने वारंट निकाल रखा है। इन 3 सिचुएशन में एनसीआर, एफआईआर और वारंट। एनसीआर बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और एनसीआर अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट में सरेंडर करने की भी उसको ज़रूरत नहीं होती है। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और एनसीआर में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, वो खाली इन्वेस्टिगेशन पर्पस से बुलाती है। और कई बार केस होता है कि एनसीआर में फॉल्स रिपोर्ट लग जाती है, तो एनसीआर में मामला फॉल्स रिपोर्ट का हो जाता है और मामला वहीं का वहीं दफ़ा दफ़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फॉल्स रिपोर्ट है। कोई ऐसा भी तो कर सकता है, कोई आपको बदनाम करना चाहता है, बदनाम करने के उद्देश्य से उसने कोई कंप्लेन लिखवा दी और वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आपने एनसीआर, उसमें पुलिस जाएगी, आपको बुलाएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, पड़ताल करेगी, पड़ताल करने के बाद वो जाएगी कि ये रिपोर्ट झूठी है या सही है, तो उसमें एफआईआर लगा के आपका मैटर वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब दूसरा केस है कि एफआईआर है, और एफआईआर जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है। अब एफआईआर में अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो अब वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर ये जो हैगा नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो इसका मतलब है आपको सरेंडर करना होगा और अपनी बेल करानी पड़ेगी। सरेंडर जो है वो कैसे करेंगे आप, सरेंडर करने का क्या प्रोसीजर है, ये मैं पूरा इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एप्लीकेशन की बात कर दूं कि आपको कितनी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो सरेंडर करने का क्या प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है कि जो अगर कोई व्यक्ति है उसको 3 सिचुएशन में कोई थाने में उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो देखो, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज है, 3 सिचुएशन हो गई कि कोई अभियुक्त है उसके खिलाफ जो है वो थाने में रिपोर्ट दर्ज है। ठीक है, पहली चीज कि थाने में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज है, कोर्ट ने समन भेज दिया है या कोर्ट ने वारंट भेज दिया है। अब अगर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तभी वो वारंट भेजा जाएगा उसको। ऐसा लगता है अभियुक्त को कि उसके खिलाफ कोई कोर्ट थाने में मामला दर्ज है और वो संज्ञेय मामला दर्ज है, संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, या उसको समन कोर्ट से आ रखी है और उस समन में बताया गया कि नहीं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने कुछ किया, या वारंट भेजा गया उसके खिलाफ। ठीक है, तो इन 3 सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो अगर उसको ये नहीं पता है कि उसके खिलाफ क्या मामला बनता है तो वो थाने में जाएगा और वांटेड की एप्लीकेशन जो है अधिवक्ता के माध्यम से उसे ये पता चलेगा उसके खिलाफ कोई आख्या है। तो अब आख्या के लिए अब उसको ये नहीं पता है उसके खिलाफ क्या है, तो उसको ये पता करने के लिए वो क्या करेगा, कोर्ट जाएगा, और कोर्ट जाने के बाद वो क्या करेगा, एक अधिवक्ता को करेगा नियुक्त, अब ये अधिवक्ता करेगा किसी एडवोकेट को करेगा, या फिर अगर वो खुद मुकदमा लड़ना चाहता है, खुद करना चाहता है अपनी एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे कोर्ट से उसको अथॉरिटी लेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो खुद करना चाहता है तो उसको अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा कोर्ट का, और अगर वो खुद नहीं अधिवक्ता के माध्यम से करना चाहता है तो अधिवक्ता क्या करेगा, उसका अधिवक्ता एक वांटेड एप्लीकेशन लिखेगा। अगर देखो वो खुद करेगा, अगर मान लो खुद जाएगा और कोर्ट के पास जाएगा, एफआईआर की कॉपी अगर कोई उसको कहीं से मिल गई, या फिर उसको कोई उसके खिलाफ मामला दर्ज है वो लिख गया, उसकी कॉपी लेकर कोर्ट में चला गया, कोर्ट उसको नहीं मानेगा। सबसे पहले तो अगर खुद करना चाहेगा तो कोर्ट की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी उसको, अथॉरिटी लेटर के साथ फिर उसको कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद वो कोर्ट के माध्यम से ही वांटेड की एप्लीकेशन दे करके जो रिपोर्ट तलब है, सीडी है, मैं सीडी थाने में मंगवाने की कोशिश करेगा कि रिपोर्ट उसके खिलाफ क्या है, अगर उसको नहीं पता है उसके खिलाफ क्या मुकदमा, क्या उसके पास केस चल रहा है, किस बिहाफ पे उसके खिलाफ एफआईआर की गई है। अब अगर किसी वकील के माध्यम से करेगा तो यहाँ पे वकील जो है वो वांटेड की एप्लीकेशन लिखेगा, वांटेड की एप्लीकेशन लिख करके इस पे 2 रुपये का टिकट वांटेड के एप्लीकेशन पे लगेगा, और अगर वो नया अधिवक्ता है तो मतलब आपने पहली बार वकील किया तो वकालतनामा लगाएगा, वो अपना वांटेड के एप्लीकेशन लिखेगा,
और वकालतनामा लगाएगा और संबंधित कोर्ट में जिस हिसाब से आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, अगर आपको ये पता करना है कि आप किस कोर्ट में अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए जाएंगे, तो एक मैंने कोर्ट ऑफिस जो है कितनी सज़ा के लिए कौन सी कोर्ट है जो इतनी साल के लिए इतनी सज़ा दे सकती है, कोर्ट ऑफिस पूरी जो है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। क्रिमिनल कोर्ट्स का क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है यंग लॉयर्स के लिए कि वो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आप क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट का जो जितने भी मैंने सेक्शंस बताए हुए हैं उनको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको वहाँ पर किस कोर्ट में किस प्रोसीडिंग के लिए आपको जा रहे हो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़े आसानी से कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, एडीजे है, ये सारी कोर्ट्स का आपको समझ में आएगा कि किस कोर्ट में किस किस तरह के मुकदमे की सुनवाई होती है और किस कोर्ट में कितनी सज़ा देने का अधिकार है। तो संबंधित जो भी कोर्ट होगी, सपोज सेशन कोर्ट है तो सेशन कोर्ट का एक कार्यालय होगा, वहाँ पर सबसे पहले कोर्ट ऑफिस जाएगी, वो अधिवक्ता जो है कोर्ट ऑफिस जाएगा। कोर्ट ऑफिस में वो वांटेड की एप्लीकेशन लगाएगा इंक्लूडिंग वकालतनामा। वकालतनामा में वांटेड की एप्लीकेशन लगा करके वो उस कोर्ट में दे देगा। फिर जो है जब कोर्ट में पता कर लेगा कि जज साहब कब बैठेंगे, फिर कोर्ट में जो है वो वहाँ से एप्लीकेशन पहुँच जाएगी जज साहब के पास। जब वो बैठेंगे, जब कोर्ट बैठ जाएगी तो वो बता दिया जाएगा कि ये वांटेड है। वहाँ पे वो जिरह करेंगे और वो कहेंगे कि साहब जो ये अभियुक्त है इसके खिलाफ वांटेड का एक मुकदमा है और वांटेड का एप्लीकेशन चला है। इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि किस वजह से इसके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया गया है। पुलिस इसको तंग कर रही है, बार बार गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उसको ये उस एक्यूज़ को ये जानने का पूरा हक है कि उसके खिलाफ किस बात के लिए उसको पुलिस तंग या परेशान कर रही है। तो ये जो फला फला आख्या है, ये पुलिस जो पुलिस रिपोर्ट है मैं सीडी कोर्ट में मंगाई जाए और इसकी एक कॉपी एक्यूज़ को प्रोवाइड की जाए। तो ये जो है ये कोर्ट में जो भी एप्लीकेशन होगी वो कोर्ट में आख्या जो है आ जाएगी। और जैसे ही तो आप एडवोकेट हैं वो पता करते रहेंगे और जैसे ही उनको पता चलेगा कि नहीं हाँ कोर्ट रूम में ये आख्या आ चुकी है तो वहाँ पे वो सवाल डालेंगे और सवाल डाल करके उसकी नकल निकलवा लेंगे उस रिपोर्ट की, जो थाने से रिपोर्ट जिस एफआईआर की रिपोर्ट की कॉपी निकलवा ली जाएगी। अब उसने नकल सवाल कैसे लिखा जाता है इसका वीडियो डिटेल में अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको किस लिए चाहिए, क्योंकि कई सारे मैटर हैं उनके हर किसी की अलग अलग नकल सवाल बनता है उनका। ठीक है, तो जब कोर्ट रूम में आ जाएगा आप सवाल डालोगे आपको नकल मिल जाएगी। नकल जैसे ही आपको मिल जाएगी, सबसे पहले देखो नकल सवाल डिपार्टमेंट, पूरा प्रोसीजर इसका भी बता देता हूँ। नकल सवाल डिपार्टमेंट में जाएगी, एप्लीकेशन लिखी जाएगी, एप्लीकेशन में डालने के बाद वो फिर से वो कार्यालय पहुँचेगी, उसमें अटेस्टेड लेख के कि हाँ ये सवाल अप्रूव हो गया है, अब इसकी आप जा करके नकल ले सकते हैं। फिर कोर्ट रूम में आप जब जाओगे तो आपको वो सवाल दे करके उसकी नकल प्राप्त करनी होगी और पीछे उसके लिखा जाएगा कि नकल प्राप्त की। ठीक है, वो आपको ओरिजिनल निकाल के दे देगा। ओरिजिनल निकाल के आप जाओगे फोटो स्टेट करा लोगे, फोटो स्टेट करा करके आप ओरिजिनल वहीं पे सबमिट कर दोगे, फोटो स्टेट एफआईआर की कॉपी लेकर के चले आओगे। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होगा? स्टेप नंबर 2 में आपको सरेंडर की एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। अब सरेंडर की एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे सरेंडर की एप्लीकेशन लिख करके आप कहोगे कि जो फला जो एक्यूज़ है वो निम्न मामलों में अभियुक्त बनाया गया है और इसके लिए वो न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहता है, इसलिए अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना न्याय हित में अत्यंत आवश्यक है। कोर्ट में अर्जी देगा कि अभियुक्त को गिरफ्तार करना किया जाए और वो अपनी सरेंडर एप्लीकेशन दे देगा। अब इसमें सरेंडर एप्लीकेशन में डिपेंड करता है कि जो जज साहब को वहाँ पे उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, वहीं उसको सरेंडर करा दिया जाएगा। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि तुरंत उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, जब तक पुलिस रिमांड नहीं मांगती है तब तक उसको पुलिस में गिरफ्तार नहीं करेगी, वहीं कोर्ट में सरेंडर रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपने अच्छा अधिवक्ता किया तो तुरंत
ये आप अधिवक्ता नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल प्रोसीजर। आपको 7 ही साल बेल की एप्लीकेशन लगा देनी है। अगर वो मामला बनता है बेल का, तुरंत वहाँ से आपको बेल मिल जाएगी। लेकिन कोई बहुत बड़ा क्राइम है तो वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगाएगा, पुलिस की रिमांड पे उसको गिरफ्तारी के लिए दे देगा। लेकिन उस केस में भी आप जो है ये जो चीज़ें हैं जो प्रताड़ित ना होती है इस तरह से, या फिर आपको डायरेक्ट आप पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उस केस में जो एक्यूज़ जो है उसको 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, ये सब चीज़ों से वो बच जाएगा एक्यूज़। और इस तरह से आप सरेंडर की एप्लीकेशन लगा करके तुरंत के तुरंत जो है वहाँ से बेल उसकी ग्रांट करा सकते हो कोर्ट से, और वो उसी दिन जो है वहाँ से सरेंडर करने के बाद वो कोर्ट में सरेंडर करने के बाद रिहा हो जाएगा। तो ये तो पूरी प्रोसीडिंग थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों और लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की वजह से पूरी कोशिश होती है कि आपको प्रोसीडिंग समझाई जाए और उसके माध्यम से जितने भी सेक्शंस हैं वो कवर कराने की कोशिश की जाती है। जितने भी, चाहे वो इससे पहले मैंने सिविल सूट की पूरी प्रोसीडिंग बताई थी कि कोर्ट रूम में जैसे ही कोर्ट कैसे वाद को कैसे हम इंस्टीट्यूट करते हैं, कैसे हम उसके बाद जजमेंट तक की मैंने पूरी प्रोसीडिंग समझा दी थी उस केस में। तो अगर मैं उसके भी लिंक इस वीडियो में दे दूंगा कि अगर आप नए अधिवक्ता हैं तो अपना कोर्ट केस आप कैसे फाइल करोगे, कैसे वकालतनामा लगाओगे, कैसे वाद पत्र तैयार करोगे। फिर उसमें मैंने नंबर ऑफ पार्टीज़ हैं, पार्टी कौन होगा, पार्टीज़ कौन होंगे, तो ऑर्डर 1 में पार्टी कौन होगा इसके बारे में बताया गया था। 1 से लेकर 13 तक के रूल बता दिए थे सारे। तो ये सब जो है प्रोसीडिंग सहित की बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनारियो के साथ पूरा आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज़ में। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हो, जेन्युइन लगते हो और आपको लगता है कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलती है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं और इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। और अगर आप यंग लायर्स हैं तो आप यकीन जानिए इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। कमेंट भी जरूर कीजिए, आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम ज़रूर पढ़ते हैं उन कमेंट्स को और इससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।